Hello everyone. So this is our fifth lecture, fifth video on pointer and array. So first of all, we will go through all questions that we are going to explain in this video. तो पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग थ्री सी फंक्शंस। थ्री सी फंक्शंस गिवन है और इसमें कुछ वेरिएबल्स असाइन किए गए हैं, वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, एड्रेस रिटर्न कर रहे हैं पहले P1 चंक ऑफ कोड में। देन इन P2 chunk of code we are returning address here also, and P3 is also given. So which of the above three functions are likely to cause problems with pointers? यहाँ पे थ्री जो फंक्शंस गिवन है उसमें हम कुछ वैल्यूज रिटर्न कर रहे हैं और इसमें क्वेश्चन में है कि ऐसा कौन से किस पार्ट चंक ऑफ कोड में हमें प्रॉब्लम फेस करना होगा जो मैं पॉइंटर के लिए। ठीक है, तो ए बी सी डी ऑप्शंस गिवन है, ये हम देखेंगे इसको वी बोर्ड पे। देन इट्स दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन गेट 2001। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग डिक्लेरेशन ऑफ अ टू डायमेंशनल अरे इन सी। हमारे पास टू डायमेंशनल अरे है, साइज 100 by 100 है और एज्यूम दैट द मेन मेमोरी इज बाइट एड्रेसेबल। ठीक है, ये कैरेक्टर अरे है, सो ईच मेंबर विल टेक 1 byte ऑफ मेमोरी एंड दैट अरे इज स्टोर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम मेमोरी एड्रेस 0। राइट, ये क्वेश्चन हम इस तरह का क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। यहाँ पे हमें एड्रेस कंप्यूट करना है और यहाँ पे किस तरह से रिप्रेजेंट करना है मेमोरी ये गिवन नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वी विल टेक इट एज अ रो मेजर ऑर्डर। ठीक है, तो एरे को रो मेजर ऑर्डर में हम रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम देखेंगे कि इसका एड्रेस क्या हो सकता है। ये क्वेश्चन गेट 2002 में आया था। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज कंसिडर द सी प्रोग्राम शोन बिलो। यहाँ पे थ्री फंक्शंस गिवन है, फंक्शन क्यू, फंक्शन पी और एक मैक्रो भी डिफाइन किया गया है, डिफाइन प्रिंट एक्स और यहाँ पे प्रिंट एफ परसेंट डी एक्स। तो यहाँ पे है कि प्रिंट एफ जो है, प्रिंट एक्स जो है वो रिप्लेस हो जाएगा प्रिंट एफ से। ठीक है, हर जगह हमने प्रिंट ही यूज़ किया है यहाँ पे। और मेन फंक्शन से हम एड्रेस पास कर रहे हैं एक्स का जो कि पी फंक्शन में रिसीव हो रहा है। तो ऑल दिस थिंग्स वी विल सी और आउटपुट गिवन है। राइट, ये गेट 2003 में आया था। देन फोर्थ क्वेश्चन है जो गेट 2004 में आया था, ये कि कंसीडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम सेगमेंट। यहाँ पे हमारे पास एक कैरेक्टर अरे है, 1D अरे है और कैरेक्टर पॉइंटर इक्वल्स टू स्ट्रिंग है। लेंथ हमने कंप्यूट किया है strlen से और एक लूप एग्जीक्यूट किया है। हमें देखना है कि व्हाट थिंग्स विल बी प्रिंटेड व्हेन वी एग्जीक्यूट दिस कोड। चलिए ये क्वेश्चन देखेंगे हम। नाउ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन गेट 2004। राइट, गेट 2004 में ये क्वेश्चन आया है और यहाँ पे गिवन है कि टू मैट्रिक्स M1 एंड M2 आर स्टोर्ड इन अरेज A एंड B respectively. राइट, each array can be stored either in a row measure order or column measure order in contiguous memory location. So the time complexity of an algorithm to compute M1 cross M2 will be what? ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, वी विल सी इट इन वी बोर्ड। ओके, तो चलो हम वी बोर्ड पे चलते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इसके कलर को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम नो इट्स नो मेन फंक्शन इज नॉट गिवन हियर। तो कंसीडर द फॉलोइंग थ्री सी फंक्शन। सी फंक्शंस हमारे पास गिवन है, पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द थ्री फंक्शंस आर लाइकली टू कॉज प्रॉब्लम्स विद पॉइंटर्स। पहला फंक्शन हम समझते हैं। पहला फंक्शन का क्या मतलब हुआ, पहला फंक्शन जो है क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है इंटीजर पॉइंटर, रिटर्न इंटीजर पॉइंटर, इट रिटर्न्स इंटीजर पॉइंटर और आर्गुमेंट क्या है, यहाँ पे पैरामीटर कहेंगे इसको। राइट, तो पैरामीटर गिवन है वाइट पहले वाले में। तो इंट एक्स इक्वल्स टू 10 रिटर्न M%x। यहाँ पे क्या हो रहा है कि x इज अ लोकल वेरिएबल और हमने x में 10 असाइन कर दिया और ये हम रिटर्न कर रहे हैं M%x। तो यहाँ क्या हो रहा है कि जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, जब भी ये फंक्शन कॉल होगा हम इंट एक्स इक्वल्स टू 10 करेंगे तो इस फंक्शन के लिए एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे मेरा 10 है, इसका कुछ एड्रेस होगा 2000। राइट,
अब हम इसको रिटर्न कर देंगे, रिटर्न m%x, रिटर्न m%x करेंगे तो दिस 2000 विल बी रिटर्न टू द कॉलर। मान लो मेन फंक्शन से कॉल हुआ होगा तो ये जो 2000 है वो x इक्वल्स टू, मान लो x में रिसीव हो रहा होगा, ये m% p में आ गया होगा, ठीक है। या सॉरी, यहाँ पे जी वाइड हमने कॉल किया होगा, ठीक है, जी वाइड कॉल किया, जी फंक्शन कॉल किया होगा, टू रिमूव दिस वन, जी फंक्शन कॉल किया होगा हमने, और ये मेरे x में आ गया होगा, और x में क्या आ गया होगा, एड्रेस। अगर अब हम इस एड्रेस को एक्सेस करेंगे तो क्या करेंगे, इसको डी रेफरेंस करेंगे और क्या करेंगे, प्रिंट एफ, इसके अंदर हम पॉइंटर एक्स प्रिंट कराएंगे, वैल्यू तभी आएगा, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ कि जैसे ये फंक्शन रिटर्न करेगा तो इस फंक्शन की वजह से जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है मेमोरी में, दैट विल बी डिस्ट्रॉयड, दैट विल बी वैनिश्ड, ओके। तो यहाँ जैसे ही एड्रेस आया और अगर हम इस एड्रेस को हम एक्सेस करेंगे तो देर इज़ नो एनी मेमोरी एग्जिस्ट। तो ये बेसिकली एक डैंगलिंग पॉइंटर का एक अच्छा एग्जांपल हो गया, क्योंकि डैंगलिंग पॉइंटर क्या होता है कि आप किसी मेमोरी को आप फ्री कर देते हो और उस फ्री करने के बाद आ, उस मेमोरी को जो भी पॉइंटर रेफ़र कर रहा है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर भी आप उस पॉइंटर को यूज़ करते हो, दैट इज़ द डैंगलिंग पॉइंटर प्रॉब्लम। जैसे कि पॉइंटर पीटीआर है, पॉइंटर इज पीटीआर इज पॉइंटिंग टू सम वैल्यू एक्स, ठीक है। हमने क्या किया कि फ्री कर दिया पॉइंटर पीटीआर को, राइट, और उसके बाद हम पॉइंटर पीटीआर को यूज़ कर रहे हैं। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, देयर इज नो मेमोरी एग्जिस्ट हियर, क्योंकि हमने फ्री कर दिया है, और ये पॉइंटर अब भी उस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि इस पॉइंटर में अभी भी वो 2000 एड्रेस है, हमने इसे रिमूव नहीं किया है। तो इसलिए हमें जब भी इस तरह का सिनारियो आए तो किसी पॉइंटर को फ्री करने के बाद उसको नल से इनिशलाइज कर देना चाहिए, सो दैट नेक्स्ट टाइम हम उस पॉइंटर को यूज ना कर पाएँ, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा वो इस P1 कोड की वजह से फेस करना पड़ेगा। नाउ सेकंड कोड है इंट पॉइंटर, जो दिस इज द सेम, इट रिटर्न इंटीजर पॉइंटर एंड पैरामीटर इज void। यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल है, ये भी लोकल ही है, दिस इज लोकल, दिस वेरिएबल इज लोकल, राइट। और इसमें हमने पॉइंटर पी एक्स इक्वल्स टू 10 असाइन किया है और रिटर्न पी एक्स। यहाँ सेम प्रॉब्लम है, और यहाँ पे एक दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमने पॉइंटर पी एक्स किया है लेकिन पी एक्स के लिए हमने कोई वैल्यू असाइन, मेमोरी एलोकेट नहीं किया है, क्योंकि पॉइंटर बेसिकली क्या करता है, ये वो पॉइंट करता है मेमोरी को, ठीक है। अभी पॉइंटर आपने पी एक्स किया है एंड इट इज़ नॉट पॉइंटिंग टू एनी मेमोरी, और यहाँ पे आप असाइन कर रहे हो वैल्यू, और अब आप रिटर्न पी एक्स कर रहे हो, तो देर इज नो एनी मेमोरी एग्जिस्ट हियर, राइट। और यहाँ पे आप रिटर्न पी एक्स कर रहे हो, रिटर्न पी एक्स कर रहे हो तो इसके लिए कोई मेमोरी ही एलोकेटेड नहीं है पी एक्स के लिए, यहाँ पे पी एक्स के लिए देर इज नो एनी मेमोरी। तो एंड यू आर ट्राइंग टू असाइन सम वैल्यू, तो इट माइट बी आपको एरर आ सकता है कि इनवैलिड एक्सेस ऑफ मेमोरी इस तरह से, या समटाइम्स यू विल गेट सेगमेंटेशन फॉल्ट। तो दिस इस तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं अगर आप इस चंक ऑफ कोड को एक्सेस करते हो, ठीक है। और तीसरी बात है कि पी एक्स जो है मेरा लोकल है, तो इन दैट केस जो भी मेमोरी एलोकेट हुआ होगा इसके लिए वो सारे के सारे डी एलोकेट हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे, तो कोई मीनिंग नहीं है इस वेरिएबल को एक्सेस करने का। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि P1 एंड P2 will give you the error problem, but this is the third one P3 में क्या है कि यहाँ भी एक लोकल वेरिएबल है, इस लोकल वेरिएबल का हमने एक मेमोरी लोकेट कर दिया है, राइट, मेमोरी लोकेट कर दिया है साइज ऑफ इंट के हिसाब से, इसमें हमने 10 असाइन कर दिया, 10 कर दिया। अब हम रिटर्न कर रहे हैं, अब रिटर्न कर रहे हैं तो अगर मेन फंक्शन में जाता है पी एक्स, तो हम जानते हैं कि मैलॉक जो है वो कभी भी स्टैक में मेमोरी लोकेट नहीं करता, मेमोरी इज एलोकेटेड इन हिप।
तो अगर ये जी फंक्शन अगर वैनिश भी होता है आफ्टर रिटर्निंग दिस पी एक्स वैल्यू, तो इसका जो है स्टैक वैनिश हो जाएगा, बट जो हमने मेमोरी एलोकेट किया है यूजिंग मेलॉक वो एग्जिस्ट करेगा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ होल प्रोग्राम। तो हम इस पी एक्स की हेल्प से हम मेन फंक्शन में जो हम इसको रिसीव करेंगे, मान लो जैसे हमारा मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में अगर हम कॉल कर रहे हैं एक्स इक्वल्स टू जी, और ये मेरा इंट पॉइंटर एक्स है, एक्स इक्वल्स जी फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स जो है अब किसको पॉइंट करने लगेगा, जिसको पी एक्स पॉइंट कर रहा था। तब एक्स ये भी इस मेलॉक की वजह से जो वैल्यू को पी एक्स पॉइंट कर रहा था उसको अब एक्स भी पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, पी एक्स तो पॉइंट कर ही रहा है, तो यूजिंग द वैल्यू ऑफ एक्स हम 10 को एक्सेस कर सकते हैं। तो विच फंक्शन विल कॉज अ प्रॉब्लम, P1 एंड P2 की वजह से वी विल फेस अ प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज सेकेंड क्वेश्चन? हाँ, कंसीडर द फॉलोइंग डिक्लेरेशंस ऑफ ए टू डायमेंशनल एरे इन सी। मेरे पास एक एरे गिवन है, कैरेक्टर ए 100 एंड एज्यूमिंग दैट द मेमोरी इज बाइट एड्रेसेबल। यहाँ पे मेमोरी मेरा बाइट एड्रेसेबल गिवन है। यहाँ पे एक कैरेक्टर एरे है और इस एरे का ईच मेंबर विल टेक 1 बाइट। ओके, तो अगर हम इसका रिप्रेजेंटेशन देखें, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, दिस इज 2D एरे, then this is 0 0, then 0 1, then 0 2, then 100 है, then 99 99, सॉरी 0 99, 0 0 से 99 तक। फिर ये 1 से स्टार्ट हो जाएगा, 1 0, then 1 1, then 1 2, राइट। तो यहाँ पे हमें एड्रेस कंप्यूट करना है एक किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का, मीन्स A40 A50 मीन्स 40th रोज एंड 50th कॉलम पे जो एड्रेस होगा उसको हमें प्रिंट करना है A40 A50 का। तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे इसको? कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा एक फार्मूला है जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि हम उसको कैसे डिराइव करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमें ये और हाँ, और यहाँ पे गिवन नहीं है कि मेरा एरे किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेमोरी में। तो अगर कुछ गिवन ना दिया हो तो हम इसको मान लेते हैं कि ये रो मेजर ऑर्डर में मेरा रो मेजर ऑर्डर में ये जो है मेरा एरे रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं मेमोरी में। ठीक है, तो अगर टोटल क्या है 100 है साइज, तो अगर हमें सेकेंड रो पे जाना है मान लो, तो क्या करना पड़ेगा, हमको 0 से लेके 99 तक ट्रेवर्स करना पड़ेगा, तब हम सेकेंड रो पे पहुंचेंगे, राइट। तो पहला जो है मेरा वो 100 इंटू आई, मतलब यहाँ पे 0th 1D एरे को अगर हमको एक्सेस करना है तो आई इक्वल्स टू, अगर 0 देते हैं तो 100 आई इक्वल टू 1 देते हैं तो 100 यहाँ पे। तो हम रो वाइज हम शिफ्ट हो जा रहे हैं। अब हम पर्टिकुलर रो पे पहुंचने के बाद हम किसी पर्टिकुलर कॉलम पे जाना है, देन वी नीड टू ऐड नंबर ऑफ कॉलम जी। जैसे मतलब फर्स्ट रो है, इसके थर्ड कॉलम पे जाना है, देन वी नीड टू राइट लाइक दिस, दिस इज द थर्ड एड्रेस, देन दिस इज फोर्थ एड्रेस, राइट। तो 101 प्लस जे करते हैं तो हम उस आई और जे रो और कॉलम है इस एड्रेस पे, इस एलिमेंट के एड्रेस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग 100i प्लस जे। अब क्वेश्चन में क्या है कि मेन मेमोरी इज बाइट एड्रेसेबल, सो इन दैट केस व्हाट वी नीड टू राइट 100i प्लस जे इंटू 1 बाइट।
ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है, एंड स्टोर एंड ये जो मेमोरी में, ये मेमोरी एड्रेस 0 से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम मेमोरी एड्रेस 0। द एरे इज स्टोर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम मेमोरी एड्रेस 0। यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं बेस एड्रेस, ठीक है ना, बेस एड्रेस कर देते हैं। तो ये मेरा क्या टोटल आंसर हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाइड बाई आई। आई का वैल्यू क्या है, 40। आई इज द 40 इज द रो, प्लस जे 50 इज द कॉलम, 1 बाइट एड्रेस, विड्थ प्लस बेस एड्रेस 0। तो क्या हो रहा है, 4000 प्लस 50 का मतलब 4050, ये मेरा एड्रेस होगा। सो आंसर बी इज द करेक्ट। फाइन, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि कंसीडर द सी प्रोग्राम शोन बिलो। यहाँ पे मेरे पास एक मैक्रो है, हैश डिफाइंड प्रिंट एक्स, प्रिंट एफ परसेंटेज एक्स। ये एक्चुअली प्रिंट एक्स यहाँ यूज़ कर रहे हैं प्रिंट करने के लिए, प्रिंट और आर्गुमेंट में एक्स। तो क्या होगा कि कंपाइलेशन के टाइम ये जो मैक्रो है रिप्लेस हो जाएगा इस प्रिंट एफ से। तो इसके लिए हमें कोई बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है कि कंपाइलेशन के टाइम हम जस्ट हम यही यूज़ कर रहे हैं, रन टाइम में हम इसी को यूज़ कर रहे हैं, प्रिंट एफ को। कंपाइलेशन के टाइम में ये रिप्लेस हो जाएगा। वी नो हाउ मैक्रो वर्क। ओके, तो पहला फंक्शन है मेरा मेन फंक्शन। इन मेन फंक्शन व्हाट वी आर डूइंग, यहाँ पे मेरे पास एक और चीज़ है, यहाँ पे मेरे पास एक्स जो है, एक्स गिवन है। दिस एक्स इज व्हाट, एक्स इज अ ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल है। और ये ग्लोबल वेरिएबल कहाँ स्टोर होता है, ये होता है मेरा डेटा सेगमेंट में। डेटा सेगमेंट में होता है, इसका मतलब जब तक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है तब तक ये वेरिएबल जो है विजिबल रहेगा, और हर फंक्शन से हम इसको यूज़ कर पाएंगे। ये दैट्स व्हाई इट इज स्टोर्ड इन डेटा सेगमेंट, और ये ग्लोबल वेरिएबल है। एंड बाय डिफॉल्ट ग्लोबल वेरिएबल इज इनिशियलाइज्ड बाय 0। अब क्या हो रहा है कि मेन फंक्शन में हमने x इक्वल्स टू 5 किया, हमने x को डिक्लेयर विद इन मेन फंक्शन नहीं किया। इसका मतलब विद इन मेन फंक्शन वी आर यूजिंग अ ग्लोबल वेरिएबल। तो यहाँ पे एक मेमोरी लोकेट होगा x, और इसमें वैल्यू होगा 5, और मान लो इसका एड्रेस है 2000, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, p ऑफ m परसेंट एक्स, p ऑफ m परसेंट एक्स कॉल कर रहे हैं। तो x का एड्रेस p में गया, एज ए आर्गूमेंट हमने पास किया। पैरामीटर में इंटीजर पॉइंटर y है, तो इसका मतलब y क्या है, लोकल वेरिएबल है p फंक्शन का। तो ये y जो है इस ग्लोबल वेरिएबल को पॉइंट करेगा, ठीक है। एड्रेस क्या है, 2000। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमने इंट x किया, यहाँ पे ये लोकल वेरिएबल है क्योंकि हमने यहाँ डिक्लेयर किया है, राइट। इसके लिए इस x के लिए एक मेमोरी लोकेट हो गया स्टैक में। अब क्या हो रहा है यहाँ कि x इक्वल्स टू पॉइंटर y प्लस 2, पॉइंटर y का वैल्यू क्या है, 5, राइट, और प्लस 2 मीन्स 7। तो x जो लोकल वेरिएबल है उसके लिए हमने 7 असाइन कर दिया। अब हम x को कॉल कर, q को कॉल कर रहे हैं, और हम इसमें लोकल वेरिएबल डाल रहे हैं। देखो यहाँ पे हम x जो वैल्यू है ये लोकल वेरिएबल होगा, क्योंकि लोकल वेरिएबल को प्रायोरिटी मिलता है अगर दोनों एग्जिस्ट करता है। अगर ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल दोनों ही है किसी फंक्शन के लिए, और सेम वेरिएबल का नाम है, इन दैट केस वी विल यूज ए लोकल वेरिएबल। तो ये जो x है, x में क्या हो गया, 7 जाएगा। तो x में 7, यहाँ पे क्या हो गया, q कॉल हुआ, तो यहाँ पे z इक्वल्स टू 7, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, z इक्वल टू जेड प्लस एक्स। यहाँ पे z इक्वल टू जेड प्लस, ये जो x है ये x डिक्लेयर नहीं है q फंक्शन में। इन दैट केस x इज द ग्लोबल वेरिएबल। तो यहाँ पे z इक्वल टू जेड प्लस एक्स, जहाँ पे x क्या है, ग्लोबल वेरिएबल। दिस इज अ ग्लोबल वेरिएबल। फाइन। अब क्या होगा कि z का वैल्यू क्या हो जाएगा, z का वैल्यू 7 था, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 5 है ऑलरेडी, क्योंकि x में कोई भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा।
और इक्वल्स टू 12, और यहाँ पे अगर हम प्रिंट जेड करेंगे तो हमें 12 आंसर आएगा। नाउ वी विल रिटर्न बैक टू द कॉली। कॉली कौन है? पी फंक्शन, यहाँ से क्यू कॉल हुआ था। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमने पॉइंटर वाई लिया है, हमने डी रेफरेंस पॉइंटर लिया है, और यहाँ पे हमने एक्स माइनस वन किया है। एक्स क्या है? एक्स जो है 7 है। यहाँ पे लोकल वेरिएबल है ये एक्स, क्योंकि हम यहाँ लोकल वेरिएबल एक्स यूज़ कर रहे हैं। अगर हम नहीं यूज डिक्लेयर करते हैं लोकली किसी भी वेरिएबल को, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ग्लोबल वेरिएबल को ही एक्सेस करेगा। अदरवाइज अगर हम कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं लोकल वेरिएबल को, तो देन वी नो नीड टू यूज ग्लोबल वेरिएबल है। तो यहाँ पॉइंटर y इक्वल्स टू एक्स माइनस वन, एक्स का वैल्यू क्या है? 7 है। देन 7 माइनस वन इक्वल्स टू 6। तो ये यहाँ 6 प्रिंट करेगा, राइट, यहाँ 12 प्रिंट करेगा। और हम एक्स माइनस वाई इक्वल टू 6, राइट। नाउ वी विल रिटर्न बैक हियर, और यहाँ पे 1 सेकेंड, पॉइंटर y में 6 गया, राइट। पॉइंटर y में नहीं, यहाँ पे हम y को प्रिंट नहीं करा रहे हैं, सॉरी, यहाँ पे हम x को प्रिंट करा रहे हैं। तो x क्या है? x इज द लोकल, x इज द लोकल। हमने जो चेंज किया है वो पॉइंटर y में चेंज किया है, और पॉइंटर y में चेंज करने की वजह से क्या होगा, ये जो मेमोरी है इसमें चेंज आएगा। फाइन। अब प्रिंट जो होगा, प्रिंट एक्स क्या होगा? एक्स है, ये लोकल वेरिएबल है, ठीक है। लोकल वेरिएबल एक्स, एक्स का लोकल वेरिएबल का क्या वैल्यू था? 7। तो यहाँ पे मेरा 7 प्रिंट हो जाएगा। अब हम रिटर्न हो जाएंगे कॉली फंक्शन में, यहाँ पे एक्स प्रिंट होगा, ये प्रिंट हो जाएगा 6, क्योंकि हमने मेमोरी में ऑलरेडी चेंज कर दिया है 5 से 6, ठीक है। तो जो मेरा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 12। पहले 12 प्रिंट हुआ, फिर यहाँ 7 प्रिंट हुआ, देन 6 प्रिंट, ठीक है। इस सीक्वेंस में, हाँ, सीक्वेंस भी बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना कि किस सीक्वेंस में हम वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। तो 12 7 6, so in that case A option is correct. Now next question is fourth question. फोर्थ क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे मेरे पास एक कैरेक्टर एरे है, ठीक है, पी ऑफ 20, ओके। 20 है, मतलब हम यहाँ पे मेमोरी एलोकेट हो जाएगा 20 साइज का, 1 2 3 4 5 6 7 0 टू 19, 0 1 2 3 टू 19, इस साइज का, ठीक है। उसके बाद 0 से 19 तक हो जाएगा, उसके बाद जो एक नल वैल्यू आ जाता है, जो कि इस स्ट्रिंग को टर्मिनेट कर देता है। नाउ इंटीजर लेंथ strlen, मेरे पास एक स्ट्रिंग है STRING, राइट। और स्ट्रिंग जो है इसका साइज है 6, ठीक है ना, इसका साइज 6। तो यहाँ पे ये नल कैरेक्टर आ जाएगा। और स्ट्रिंग में आप जानते होंगे कि अगर कोई भी स्ट्रिंग हम लेते हैं वो टर्मिनेट होता है नल से। नल से हमें क्यों टर्मिनेट करना पड़ता है? ताकि हमें पता चल जाए, कंपाइलर को पता चल जाए कि दिस स्ट्रिंग रीच टू द एंड पोजीशन, ठीक है। जैसे नल देखता है तो समझ जाता है कि कंपाइलर की ये नल पोजीशन, नल स्टेट पोजीशन पे आ गए हैं, तो हमें अब टर्मिनेट हो जाना है। जैसे कि स्ट्रिंग लेंथ हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? हमें नल पोजीशन पता होना चाहिए, तभी हम स्ट्रिंग लेंथ पता कर सकते हैं। या स्ट्रिंग कॉपी करना है, तो हमें कहाँ तक कॉपी करना है? जब तक नल कैरेक्टर नहीं आ जाता तब तक हम कैरेक्टर को कॉपी करेंगे किसी बफर में, और जब जैसे नल कैरेक्टर आएगा वैसे ही हम एग्जिट हो जाएंगे। तो ये है यूज नल कैरेक्टर का। तो ये मेरा जो स्ट्रिंग है इसका हमने लेंथ लिया strlen, तो इसका लेंथ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, इसका जो लेंथ हो जाएगा दिस विल बी 6। और इंटीजर आई एक हमने लोकल वेरिएबल लिया और एक लूप
एग्जीक्यूट करते हैं फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस दैन लेंथ आई प्लस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम एक्चुअली रिवर्स में जा रहे हैं। रिवर्स में कैसे जा रहे हैं कि पहले आई इक्वल टू 0 है, राइट। आई इक्वल टू 0 है, 0 इज लेस दैन लेंथ, 0 इज लेस दैन 6, लेंथ मेरा 6 आया। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, P0 में हम क्या असाइन कर रहे हैं, एस ऑफ लेंथ माइनस आई, मतलब 6 माइनस 0 इक्वल टू 6। एस 6 का क्या वैल्यू है, ये है 0, S0 S1, ये क्या है S0, ये है S1, ये पोजीशन है S2, ये S3, S4, S5, ये है S6। ठीक है, ये S6 है नल, ये मेरा नल कैरेक्टर आ जाएगा P0 में। P1 में क्या होगा, P1 में S5 आ जाएगा। ठीक है, आई जैसे इंक्रीमेंट होगा 1 होगा, 6 माइनस 1 5, S5 का वैल्यू Pi में गया। S5 का वैल्यू क्या है, G, ये है 4, ये है 5, तो ये G का वैल्यू इसमें चला गया। इसी तरह से P2 में क्या चला गया, S4 का वैल्यू, G का है फिर CRI N का वैल्यू जाएगा, N कैरेक्टर असाइन हो जाएगा। फिर P3 S3 में जाएगा, S3 का वैल्यू आएगा 3 में, I, देन P4, देन सॉरी P2, S2, इसमें R आया, देन P1, S1, S1 का वैल्यू है T, एंड P0, 0 1 2 3 4 5, दिस इज 5, एक 3, ये 4, ये 5। ठीक है, P5 में क्या चला जाएगा, S0 का वैल्यू 4 5 सॉरी 6, एस से P6 में क्या आएगा, S0 का वैल्यू क्या है, S। ठीक है, अब हम क्या करना है, हमको हमें प्रिंट करना है P को एज अ स्ट्रिंग हमें प्रिंट करना है %s से। तो क्या होगा कि स्ट्रिंग जनरली हम अगर हम यहाँ पे %s लिखते हैं तो प्रिंटफ क्या करता, वो प्रिंट करता है कैरेक्टर s, देन t, देन i, देन n एंड g, एंड जब वो देखता कि नल कैरेक्टर आया तो प्रिंटफ विल टर्मिनेट। ठीक है, जब हम यहाँ पे प्रिंटफ करते हैं इस पॉइंट पे बिफोर असाइनिंग अ वैल्यू इन पी आई, और अगर हम %s हम अगर प्रिंट कराते हैं एस का वैल्यू, तो ये क्या करता है, प्रिंटफ चेक करता है फर्स्ट कैरेक्टर, देन सेकंड, देन थर्ड प्रिंट करता है, फोर्थ प्रिंट करता है, फिफ्थ प्रिंट करता है, सिक्स प्रिंट करता है। जैसे ही इसको नल दिखता है, तो जैसे नल दिखता है तो वो टर्मिनेट हो जाता है और फाइनल आउटपुट हमें आ जाता है हमारे स्क्रीन पे स्ट्रिंग लिखा हुआ। यहाँ पे क्या होगा कि प्रिंटफ चेक करेगा, इसको हम प्रिंटफ %s और p किया हमने, तो ये p एरे जो है वो उसमें क्या है, स्ट्रिंग है। तो उसने वो जो पहले चेक करेगा तो वो P0 से चेक करेगा। ठीक है, P0 से चेक करेगा तो पहला कैरेक्टर तो उसको दिखेगा नल, उसके बाद दूसरा दिखेगा उसको G, दिखेगा ही नहीं क्योंकि इस तरह से मेमोरी में वो असाइन हुआ है। ठीक है, GNI RT ठीक है, प्रिंटफ जैसे इसको नल दिखेगा वैसे ही प्रिंटफ टर्मिनेट हो जाएगा एंड ही विल गिव आउटपुट, नो आउटपुट इज प्रिंटेड, क्योंकि उसको दिखेगा कि नल है तो देयर इज नो स्ट्रिंग और मेरा प्रिंटफ टर्मिनेट हो जाएगा। इन दैट केस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। सो दिस इज आवर फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें क्या गिवन है कि टू मैट्रिक्सेस M1 एंड M2 आर टू बी स्टोर्ड इन एरेज A एंड B रिस्पेक्टिवली। मान लो कि हमारे पास एक एरे है A और इसमें जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 4 5 6
7 8 9, ठीक है। और इसको हम इस तरह से, ये मेरा फर्स्ट वन डी अरे है, सेकेंड वन डी अरे है और थर्ड वन डी अरे है। इसको हम अगर मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करें तो फर्स्ट वन डी अरे, देन सेकेंड वन डी अरे, देन थर्ड वन डी अरे, ठीक है। और मेरे पास एक सेकेंड एरे है बी, और बी इक्वल्स टू है क्या, 10 11 12 13 14 15 देन 16 17 एंड 18, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट वन डी अरे है, ये सेकेंड वन डी अरे है, ये थर्ड वन डी अरे है। और इसको हम मैट्रिक्स में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 10 11 12 देन 13 14 15 16 17 18, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर हम इसको कॉलम मेजर ऑर्डर में इसको डालें, रिप्रेजेंट करें कॉलम मेजर ऑर्डर में, तो इसका जो कॉलम है पहले 10 है, उसके बाद सेकंड कॉलम क्या है, 12 13 16, ठीक है, देन 11 14 17 देन 12 15 एंड 18, ठीक है। तो अब क्या है कि इसको इस तरह से मेमोरी रिप्रेजेंट हम करेंगे अगर हम कॉलम मेजर ऑर्डर की बात करें तो। कॉलम मेजर ऑर्डर, अब देखो, अब ये इसका ये जो ए है, मान लो ये रो मेजर ऑर्डर में है, दिस इज गिवन इन रो मेजर ऑर्डर, रो मेजर ऑर्डर। तो रो मेजर ऑर्डर में होगा तो इसका जो मेमोरी में क्या कैसे होगा इसका रिप्रेजेंटेशन, पहले रो 1 2 3, देन सेकेंड रो 4 5 6, देन 7 8 9। अब देखो, इसमें हमें बताना है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा एल्गोरिदम का टू कंप्यूट M1 क्रॉस M2 बेस्ड इफ A इज इन रो मेजर एंड B इज इन कॉलम मेजर ऑर्डर। और हम जानते हैं कि एरे जो होता है वो क्या होता है कि कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन होता है उसका, एरे का। और यहाँ पे अगर सिनारियो गिवन है कि ए और बी जो है, ए जो है अगर रो मेजर में हो और बी है अगर कॉलम मेजर में हो, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन विल परफॉर्म वेल। सेकेंड है बेस्ट इफ बोथ आर इन रो मेजर ऑर्डर, ये अगर बोथ को हम रो मेजर ऑर्डर में करें तो वो बेस्ट होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड, थर्ड है बेस्ट इफ बोथ आर इन कॉलम मेजर ऑर्डर, थर्ड है इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टोरेज स्कीम। देखो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है M1 क्रॉस M2, M1 क्रॉस M2, इसमें डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। हमको वैल्यू चाहिए, उसको कंप्यूट करना है, तो इन दैट केस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो स्टोरेज स्कीम से इंडिपेंडेंट होता है। हाँ, अगर आप एग्जीक्यूशन की बात करें, मेमोरी एक्सेस की बात करें कि हाउ मच टाइम इट विल टेक, तो इन दैट केस अगर आपका ए रो मेजर ऑर्डर में है और बी कॉलम मेजर ऑर्डर में है, देन इट विल गिव एफिशिएंट रिजल्ट और गुड रिजल्ट, क्योंकि आपको रो और कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1 2 3 को 10 13 16, तो अगर आप मेमोरी में देखोगे तो ये भी कॉन्टिग्यूअस है, 10 13 16 भी कॉन्टिग्यूअस है। तो अगर एग्जीक्यूशन टाइम की बात करें, देन अगर ए रो मेजर में है और बी कॉलम मेजर में है, तो ये बेस्ट वे है मल्टीप्लाई करने के लिए। इसमें एग्जीक्यूशन टाइम मेरा कम लगेगा, क्योंकि अगर ये आपका रो मेजर ऑर्डर में होता तो ये 10 13 16 यहाँ नहीं होता, वो 13 जो है यहाँ होता 11 के जगह पे, उसको कॉन्टिग्यूअस वैल्यू नहीं मिलता जिससे कि एक के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर सके, तो एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जाता है। तो यहाँ पे अगर एग्जीक्यूशन टाइम के सेंस में बात करें, देन रो मेजर ऑर्डर में ए रहेगा और बी रहेगा अगर कॉलम मेजर में, तो इट विल गिव अ बेस्ट रिजल्ट। लेकिन अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, कंप्यूटेशन ऑफ M1 एंड M2, देन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टोरेज स्कीम, ठीक है। चलिए फिर हम
uh, I think 5 questions I have already completed. So remain another 5 questions we will see in the next